कोवी की लिखी हुई किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की, जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया है। सोचिए, एक आदमी है जो रोज़ सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, घर आता है और सो जाता है। दिन ब दिन वही रूटीन, वही परेशानियाँ, वही शिकायतें। बॉस कहता है काम सही नहीं हुआ, घर में पत्नी नाराज़ रहती है, बच्चे समझते नहीं और वो खुद अपने आप से ही खफा रहता है। कभी सोचा है ये क्यों होता है? क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और कुछ लोग रोज़ संघर्ष करते रहते हैं? स्टीफन कोवी कहते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और ये बात उन्होंने अपनी एक निजी कहानी से समझाई। उनका एक बेटा था जो स्कूल में बहुत कमज़ोर था, खेलों में भी पिछड़ा रहता था। स्टीफन और उनकी पत्नी परेशान रहते थे। वो बेटे को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को अपनी नज़रों से देख रहे थे, ना कि उसकी अपनी क्षमता से। उस दिन से उन्होंने अपना नज़रिया बदला और धीरे धीरे उनके बेटे में भी बदलाव आने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा चश्मा, हमारा नज़रिया, हमारी धारणाएं ही तय करती हैं कि हम जिंदगी को कैसे जीते हैं। और यहीं से शुरू होती है पहली आदत की कहानी। पहली आदत, प्रोएक्टिव बनो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में हैं और आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है। आप गुस्से में आ जाते हैं, सोचते हैं ये बॉस तो बस मुझे ही टारगेट करता रहता है। फिर पूरा दिन आपका मूड खराब रहता है। घर जाकर बच्चों पर चिल्ला देते हैं, पत्नी से बहस हो जाती है। रात को सोते हुए सोचते हैं मेरी जिंदगी क्यों इतनी खराब है। स्टीफन कोवी कहते हैं रुको, ज़रा सोचो, तुम्हारे बॉस ने सिर्फ तुम्हारे काम के बारे में कुछ कहा, लेकिन बाकी सब कुछ तो तुमने खुद किया। गुस्सा होना, मूड खराब करना, घर वालों पर चिल्लाना, ये सब तुम्हारे फैसले थे। और यही है वो जादू जो प्रोएक्टिव इंसान को रिएक्टिव इंसान से अलग करता है। रिएक्टिव लोग कहते हैं मुझसे क्या होगा, किस्मत ही खराब है, बॉस ही ऐसा है, मेरा वश नहीं चलता। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं चुन सकता हूं कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मैं अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। स्टीफन कोवी ने विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनाई, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे। वहाँ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, लेकिन उन्होंने एक बात समझी, नाजी उनके शरीर को कैद कर सकते थे, लेकिन उनके विचारों को, उनकी आत्मा को नहीं। उन्होंने अपनी चॉइस को चुना और वो भयानक परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा बचाए रखे। अगर विक्टर फ्रैंकल वहाँ अपनी चॉइस बना सकते थे, तो क्या हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में नहीं बना सकते? प्रोएक्टिव बनने का मतलब है अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना। देखिए, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें चिंता है। मौसम, ट्रैफिक, बॉस का मूड, देश की राजनीति, ये सब हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है। लेकिन इनमें से कितनी चीज़ें हम बदल सकते हैं? बहुत कम। जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारा रवैया, हमारी मेहनत, हमारे रिश्ते, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी यहीं लगाते हैं और धीरे धीरे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। रिएक्टिव लोग कहते रहते हैं अगर मेरा बॉस अच्छा होता, अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिलते, अगर मेरी पत्नी मुझे समझती। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं अपने बॉस के साथ बेहतर रिश्ता बना सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स बढ़ाकर ज़्यादा कमा सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज से प्रोएक्टिव बनिए। जब कोई चीज़ गलत हो जाए तो दूसरों को दोष देने की जगह खुद से पूछिए कि मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ। यही है असली ताकत। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने खुद के फ्यूनरल में हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ज़रा सोचिए, आपकी मौत के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, वो आपको कैसे याद रखेंगे? क्या वो कहेंगे वो बस ऑफिस में काम करते रहते थे, या वो हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते थे? क्या वो कहेंगे उन्हें सिर्फ पैसे की ही फिक्र थी, या वो एक ईमानदार और प्यारे इंसान थे? ये सवाल बहुत गहरे हैं और शायद आपको थोड़ा असहज भी कर रहे होंगे, लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि अगर आप सच में एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपनी मंजिल पहले तय करनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी पहुँच जाएंगे और शायद वो जगह आपको पसंद ना आए। स्टीफन कोवी ने एक आदमी की कहानी सुनाई जो अपना पूरा जीवन एक सीढ़ी चढ़ता रहा, मेहनत से, समर्पण से, दिन रात काम करके। और जब वो सीढ़ी के टॉप पर पहुंचा
तो उसे एहसास हुआ कि ये सीढ़ी गलत दीवार के साथ लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी मंजिल के लिए लगा दी जो वो चाहता ही नहीं था। कितना दर्दनाक है ना। इसीलिए दूसरी आदत कहती है, पहले अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। ये एक तरह का संविधान है आपकी ज़िंदगी का। इसमें आप लिखते हैं कि आप कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के असली मायने क्या हैं। क्या आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं? क्या आप अपने काम में ईमानदार रहना चाहते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? ये सब लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और यहाँ एक बड़ी सच्चाई है, हम सब अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी सेंटर के आधार पर जीते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को पत्नी या पति के इर्द गिर्द घुमाते हैं। अगर पार्टनर खुश है तो वो खुश, नहीं तो दुखी। कुछ लोग पैसे को सेंटर बनाते हैं, हर फैसला इस बात पर आधारित कि कितना पैसा मिलेगा। कुछ लोग काम को सेंटर बनाते हैं, बाकी सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ करियर पर फोकस करते हैं। लेकिन जब आपका सेंटर कोई बाहरी चीज़ है तो आपकी ज़िंदगी डगमगाती रहेगी, क्योंकि बाहरी चीज़ें बदलती रहती हैं। बॉस बदल सकता है, पैसा आ जा सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं। स्टीफन को भी कहते हैं कि अपने सिद्धांतों को अपना सेंटर बनाओ, जैसे ईमानदारी, प्रेम, न्याय, दयालुता। ये चीज़ें कभी नहीं बदलती और ये आपको एक मजबूत नींव देती हैं। मैंने खुद एक दोस्त को देखा जो अपने करियर को सब कुछ मानता था। शादी की एनिवर्सरी भूल जाता, बच्चों के स्कूल फंक्शंस में नहीं जाता, हमेशा ऑफिस में रहता। एक दिन उसे प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसी दिन उसकी पत्नी ने तलाक के पेपर दे दिए। उस दिन उसे समझ आया कि जब आपका सेंटर गलत जगह है तो आप बाहर से भले ही सफल लगें, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज ही बैठिए, सोचिए और अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए। पूछिए अपने आप से, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिर में कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर हर दिन के फैसले इस नज़रिए से लीजिए। तीसरी आदत, पहले वो करो जो सबसे ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, अब आपको पता है कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है। लेकिन अब सवाल यह है कि रोज़ की ज़िंदगी में इसे कैसे लागू करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं और लगता है कि 48 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों से मिलना और भी न जाने क्या क्या। तो क्या करें? स्टीफन कोवी ने एक बहुत खूबसूरत मैट्रिक्स बनाया है टाइम मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने कहा कि हर काम को 2 चीज़ों के आधार पर बांटा जा सकता है, कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। इससे 4 कैटेगरी बनती हैं। पहली कैटेगरी है ज़रूरी और महत्वपूर्ण, जैसे कोई इमरजेंसी, कोई क्राइसिस, कोई डेडलाइन जो सिर पर है। हम सब इन कामों में फंसे रहते हैं। फ़ोन बज रहा है तो उठाना पड़ता है, कोई शिकायत आई है तो निपटानी पड़ती है। दूसरी कैटेगरी है ज़रूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, और यही है असली जादू। इसमें आते हैं वो काम जो आपको लंबे समय में फ़ायदा देंगे, जैसे रिलेशनशिप बनाना, नई स्किल्स सीखना, एक्सरसाइज करना, प्लानिंग करना, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। ये काम ज़रूरी नहीं लगते क्योंकि इनकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी कैटेगरी है ज़रूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, जैसे कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, कुछ रिपोर्ट्स जो बस फॉर्मेलिटी के लिए बनानी पड़ती हैं। ये काम ज़रूरी लगते हैं क्योंकि दूसरे लोग आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इनका कोई असली योगदान नहीं है। और चौथी कैटेगरी है न ज़रूरी न महत्वपूर्ण, जैसे बिना मतलब के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, टीवी पर हर सीरियल देखना, गॉसिप करना। ये काम बस टाइम पास है। अब स्टीफन कोवी ने एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई। ज़्यादातर लोग अपना समय पहली और तीसरी कैटेगरी में बिताते हैं, क्राइसिस मैनेज करते रहते हैं और दूसरों के प्रायोरिटी पर काम करते रहते हैं, और थक जाने पर चौथी कैटेगरी में भाग जाते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी को इग्नोर कर देते हैं। और यही है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अगर आप दूसरी कैटेगरी में समय बिताएंगे, रिश्ते बनाने में, प्लानिंग करने में, सीखने में, हेल्थ का ख्याल रखने में, तो आपकी पहली कैटेगरी की इमरजेंसी ही कम हो जाएंगी। आपने पहले से प्लानिंग कर ली तो लास्ट मिनट का क्राइसिस नहीं होगा। आपने रिश्ते अच्छे बनाए तो झगड़े नहीं होंगे। आपने हेल्थ का ख्याल रखा तो बीमारियां नहीं होंगी। स्टीफन कोवी ने अपनी ज़िंदगी की एक घटना सुनाई। वो एक बार बहुत बिजी थे, हर दिन मीटिंग्स, ट्रैवल, लेक्चर्स। उनकी बेटी उनसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो कहते रहे बाद में बाद में। एक दिन बेटी ने एक नोट छोड़ा, डैडी क्या मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लूँ, तभी शायद आप मुझसे मिल पाएंगे। उस दिन स्टीफन कोवी को झटका लगा। उन्हें समझ आया कि वो ज़रूरी चीज़ों में इतने उलझे थे कि महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल गए थे। उसके बाद से उन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट बदला। उन्होंने पहले दूसरी कैटेगरी के काम को शेड्यूल किया, बच्चों के साथ समय, पढ़ने का समय, एक्सरसाइज का समय, और फिर बाकी चीज़ों को फिट किया। और चमत्कार हुआ, उनकी ज़िंदगी शांत हो गई, क्राइसिस कम हो गए और वो ज़्यादा खुश रहने लगे। तो दोस्तों, आज से अपनी प्रायोरिटी बदलिए। पहले वो काम करिए जो महत्वपूर्ण है, भले ही वो ज़रूरी ना लगे, और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और हाँ दोस्तों,
अगर आप ऐसी और पावरफुल लर्निंग्स चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी लाता रहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चौथी आदत, विन विन सोचो। अच्छा दोस्तों, अब तक हमने 3 आदतों के बारे में बात की और ये सब थी प्राइवेट विक्ट्री की, यानी खुद पर जीत हासिल करने की। अब हम आते हैं पब्लिक विक्ट्री की तरफ, यानी दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और सफल होने की। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों। ऑफिस में आपका सहकर्मी सोचता है, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो इसे नीचे गिराना होगा। घर में पति पत्नी हर बात पर लड़ते हैं कि कौन सही है। दुकानदार सोचता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे ऐंठूं, और ग्राहक सोचता है, इसे कैसे ठगूं। क्या ये दुनिया खुशहाल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग 6 तरीकों से सोचते हैं। कुछ लोग विन लूज सोचते हैं, यानी मैं जीतूं तो तुम हारो, जैसे स्पोर्ट्स में एक टीम जीते तो दूसरी हारे। कुछ लोग लूज विन सोचते हैं, यानी तुम जीत जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग होते हैं जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता, जो हर बात में दूसरों को खुश करना चाहते हैं। कुछ लोग लूज लूज सोचते हैं, यानी अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी नहीं जीतोगे। ये सबसे खतरनाक सोच है। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सोच है विन विन, यानी मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। क्या ये संभव है? बिल्कुल है, और इसी से असली खुशहाली आती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 किसान थे जिनके खेत बगल बगल थे। एक किसान ने अपने खेत में नई किस्म के बीज बोए जो बहुत अच्छी फसल देते थे। दूसरा किसान ईर्ष्या से जलने लगा। वो सोचता रहता, काश मेरी फसल भी इतनी अच्छी होती। लेकिन पहले किसान ने उससे कहा, आओ मैं तुम्हें ये बीज दे देता हूं, तुम भी अपने खेत में बो। दूसरे किसान ने कहा, लेकिन फिर तो तुम्हारा फायदा क्या? पहले किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये बीज हवा के साथ एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं। अगर तुम्हारे खेत में खराब बीज होंगे तो मेरे खेत में भी उनका असर होगा, लेकिन अगर तुम्हारे खेत में भी अच्छे बीज होंगे तो मेरे खेत की फसल और भी बेहतर होगी। तो ये विन विन है, मैं भी जीतूंगा, तुम भी जीतोगे। यह है विन विन की सोच। और ये सोच तब आती है जब आपके अंदर एबेंडेंस मेंटालिटी होती है, यानी आप मानते हैं कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है। अगर मेरा पड़ोसी सफल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कम बचा, बल्कि हम मिलकर और बड़ी सफलता बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में स्कार्सिटी मेंटालिटी होती है। उन्हें लगता है कि दुनिया में सब कुछ सीमित है, अगर किसी और को मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। ये सोच ईर्ष्या, असुरक्षा और नकारात्मकता पैदा करती है। स्टीफन कोवी ने बताया कि विन विन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपके कैरेक्टर से आता है। अगर आप अंदर से ईमानदार हैं, अगर आप में दूसरों के लिए सम्मान है, अगर आप वाकई में दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, तभी विन विन संभव है। और सुनिए, विन विन का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर बन जाएं या समझौता कर लें। कभी कभी अगर विन विन संभव नहीं है तो नो डील चुनिए, यानी कहिए, ठीक है, अगर हम दोनों के लिए अच्छा समाधान नहीं मिल रहा तो बेहतर है कि हम ये डील ना करें। ये भी एक ताकत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बिजनेसमैन को देखा जो हमेशा विन विन सोचता था। जब भी कोई सप्लायर उससे मिलता था, वो उसे सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखता था, बल्कि सप्लायर का भी फ़ायदा देखता था। वो कहता, तुम्हें कितना मार्जिन चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चले? शुरू में लोगों को लगता था ये पागल है, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि उसके सप्लायर्स उसके लिए जान लगा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आदमी उनका भी ख्याल रखता है। और आज वो शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, आज से विन विन सोचिए। चाहे घर हो, ऑफिस हो, दोस्तों के साथ हो, सोचिए कैसे हम दोनों जीत सकते हैं, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ती हैं। 5वीं आदत, पहले समझो फिर समझाओ। अब दोस्तों, सबसे इमोशनल और गहरी आदत आती है। यह आदत वो है जिसे सीखने के बाद आपके सारे रिश्ते बदल जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, और डॉक्टर बिना आपकी जांच किए, बिना आपकी बात सुने एक पर्ची लिखकर दे देता है, ये दवाई खा लो। आप कैसा महसूस करेंगे? आप सोचेंगे, अरे इसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, मेरी तकलीफ समझी ही नहीं। और शायद आप उस डॉक्टर पर भरोसा ना करें। लेकिन ये तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं। पत्नी कुछ कहना शुरू करती है और हम बीच में ही बोल पड़ते हैं, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। बच्चा अपनी परेशानी बताता है और हम कहते हैं, बस करो, ये तो कुछ भी नहीं है। दोस्त अपना दुख शेयर करता है और हम तुरंत अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, अरे मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था।
स्टीफन कोवी कहते हैं कि हम सुनते नहीं हैं समझने के लिए, बल्कि सुनते हैं जवाब देने के लिए। जब दूसरा इंसान बोल रहा होता है तब हम उसकी बात सुनने की बजाय अपने अगले जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हम अपने अनुभव से उसे जज कर रहे होते हैं, या उसे सलाह देने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? दूसरा इंसान महसूस करता है कि हम उसे समझ नहीं रहे हैं, कि हम उसकी परवाह नहीं करते, और फिर वो भी हमारी बात नहीं सुनता, और इस तरह रिश्तों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। स्टीफन कोवी ने अपनी जिंदगी की एक बहुत भावुक कहानी सुनाई। उनके बेटे को स्कूल में परेशानी हो रही थी, उसके दोस्त नहीं बन रहे थे। एक दिन बेटा रोता हुआ आया और बोला, डैड मुझे स्कूल नहीं जाना। स्टीफन कोवी ने तुरंत कहा, बेटा ये तो बस एक फेज है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बहादुर बनना होगा। लेकिन बेटा और जोर से रोने लगा और चला गया। उस रात स्टीफन कोवी को एहसास हुआ कि उन्होंने बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन उन्होंने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं बस सुनूंगा। और फिर उन्होंने सिर्फ सुना। बेटा बोलता रहा कैसे दूसरे बच्चे उसे चढ़ाते हैं, कैसे वो अकेला महसूस करता है, कैसे उसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता। स्टीफन कोवी ने कोई सलाह नहीं दी, कोई समाधान नहीं बताया, बस सुनते रहे। और धीरे धीरे बेटे का चेहरा शांत होने लगा। आखिर में बेटे ने खुद ही कहा, डैड मुझे लगता है मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। उस दिन स्टीफन कोवी को समझ आया कि कभी कभी लोगों को सलाह नहीं, समाधान नहीं, बस उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें समझे, जो उनकी बात सुने। और यह है एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हुए सुनना। जब आप किसी को इस तरह सुनते हैं तो आप उस इंसान को एक अनमोल तोहफा देते हैं। साइकोलॉजिकल एयर, यानी भावनात्मक हवा। जैसे शारीरिक हवा के बिना हम जी नहीं सकते, वैसे ही भावनात्मक हवा के बिना हमारे रिश्ते नहीं जी सकते। स्टीफन कोवी ने बताया कि जब आप किसी को सच में समझ लेते हैं तो आप उनकी समस्या को उनकी नज़रों से देख पाते हैं, और तब आपका प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि लोग उनकी बात सुनते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वो उन्हें समझते हैं। और सुनिए, विन विन का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर बन जाएं या समझौता कर लें। कभी कभी अगर विन विन संभव नहीं है तो नो डील चुनिए, यानी कहिए, ठीक है, अगर हम दोनों के लिए अच्छा समाधान नहीं मिल रहा तो बेहतर है कि हम ये डील ना करें। ये भी एक ताकत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बिजनेसमैन को देखा जो हमेशा विन विन सोचता था। जब भी कोई सप्लायर उससे मिलता था, वो उससे सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखता था, बल्कि सप्लायर का भी फ़ायदा देखता था। वो कहता, तुम्हें कितना मार्जिन चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चले। शुरू में लोगों को लगता था ये पागल हैं, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि उसके सप्लायर्स उसके लिए जान लगा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आदमी उनका भी ख्याल रखता है। और आज वो शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, आज से विन विन सोचिए, चाहे घर हो, ऑफिस हो, दोस्तों के साथ हो। सोचिए कैसे हम दोनों जीत सकते हैं, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ती हैं। छठी आदत, सिनर्जाइज करो, मिलकर कुछ बड़ा बनाओ। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल आदत पर। ये आदत है सिनर्जी की। सिनर्जी का मतलब है जब दो या ज्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। जैसे 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 1 + 1 = 10 या 100 या उससे भी ज्यादा। स्टीफन कोवी एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप किसी जंगल में खड़े हैं और वहां आपको एक पेड़ दिखता है। आप उसे देखते हैं अपनी नज़रों से। आपको पेड़ की ऊंचाई दिखती है, पत्तों का रंग दिखता है, तने की मोटाई दिखती है। अब मान लीजिए कि मैं भी वहां आता हूं और उसी पेड़ को देखता हूं, लेकिन दूसरी तरफ से। मुझे पेड़ की जड़ें दिखती हैं, दूसरी तरफ की शाखाएं दिखती हैं। अब अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ें कि नहीं पेड़ ऐसा है, नहीं पेड़ वैसा है, तो क्या होगा? हम दोनों में से कोई नहीं जीतेगा और हमें पेड़ की पूरी तस्वीर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम दोनों अपने अपने नज़रिए शेयर करें, एक दूसरे की बात सुनें और मिलकर पेड़ को समझें, तो हमें पेड़ की असली पूरी 360 डिग्री की तस्वीर मिल जाएगी। और ये वो तस्वीर है जो हम में से कोई भी अकेले नहीं देख सकता था। यही है सिनर्जी। जब हम दूसरों के अलग नज़रिए को खतरा नहीं बल्कि एक मौका मानते हैं। जब हम मतभेदों से डरते नहीं बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मतभेद ही तो हमें बढ़ने का मौका देते हैं।
स्टीफन कोवी ने बताया कि ज़्यादातर लोग 3 तरह से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरा तरीका सही है, ये है डिफेंसिव सोच। कुछ लोग सोचते हैं तुम्हारा तरीका सही है, ये है सबमिसिव सोच। कुछ लोग सोचते हैं हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ये है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन सिनर्जी इन सबसे अलग है। सिनर्जी कहती है आओ मिलकर एक तीसरा रास्ता खोजें जो तुम्हारे और मेरे रास्ते से भी बेहतर हो। और ये तब संभव होता है जब हम पहली 5 आदतों को अपना लिए हों, जब हम प्रोएक्टिव हों, जब हम अपने मिशन को जानते हों, जब हम प्रायोरिटी तय कर सकते हों, जब हम विन विन सोचते हों और जब हम पहले समझते हों फिर समझाते हों। मुझे याद है एक बार मेरी कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रोडक्ट टीम चाहती थी कि हम नए फीचर्स जोड़ें क्योंकि कस्टमर मांग रहे थे, लेकिन टेक्निकल टीम कहती थी कि पहले हमें सिस्टम को स्टेबल करना होगा, नहीं तो सब कुछ क्रैश हो जाएगा। दोनों टीमें लड़ने लगीं। प्रोडक्ट टीम कहती थी तुम्हें कस्टमर की परवाह नहीं है, टेक्निकल टीम कहती थी तुम्हें क्वालिटी की परवाह नहीं है। फिर हमने एक मीटिंग बुलाई जहां हर किसी ने अपनी बात रखी। प्रोडक्ट टीम ने समझाया कि क्यों नए फीचर्स ज़रूरी हैं, टेक्निकल टीम ने समझाया कि क्यों स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और फिर हमने मिलकर सोचा और अचानक किसी को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक छोटा वर्जन बनाएं जिसमें सबसे ज़रूरी फीचर हो और साथ ही सिस्टम को स्टेबल भी करें। सबको यह आइडिया पसंद आया और हमने वही किया। रिजल्ट कस्टमर खुश, सिस्टम स्टेबल, दोनों टीमें खुश। ये थी सिनर्जी। स्टीफन कोवी कहते हैं कि सिनर्जी तब आती है जब हमारे अंदर एबंडेंस मेंटालिटी होती है, जब हम मानते हैं कि हर किसी के पास कुछ अच्छा है, कुछ यूनिक है, और जब हम सबके यूनिक गिफ्ट्स को मिलाते हैं तो कुछ जादुई बनता है। प्रकृति में भी सिनर्जी हर जगह है। सोचिए, एक पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या खूबसूरत सिनर्जी है। पेड़ और इंसान मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। तो दोस्तों, आज से मतभेदों को सेलिब्रेट करिए। जब कोई आपसे अलग राय रखे तो डिफेंसिव मत हो जाइए, बल्कि उत्सुक हो जाइए। पूछिए कि वाह, तुम्हारा नज़रिया अलग है, बताओ ज़रा। और फिर मिलकर एक तीसरा रास्ता खोजिए। यही है असली ताकत। और हाँ दोस्तों, अगर ये सारी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ मैं आपको ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली लर्निंग्स देता रहता हूँ। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 7वीं आदत, अपनी आरी को तेज़ करते रहो। अंत में आती है सबसे ज़रूरी आदत, शार्पन द सॉ, यानी अपनी आरी को तेज़ करते रहो। स्टीफन कोवी एक कहानी सुनाते हैं जो दिल छू जाती है। एक लकड़हारा था जो जंगल में पेड़ काट रहा था। वो पूरे जोश से, पूरी ताकत से आरी चला रहा था। एक राहगीर ने उसे देखा और कहा, भाई तुम्हारी आरी तो कुंद हो गई है, ज़रा रुको और इसे तेज़ कर लो, फिर काम ज़्यादा तेज़ी से होगा। लेकिन लकड़हारे ने कहा, नहीं भाई, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ये सारे पेड़ काटने हैं, रुका तो और पिछड़ जाऊंगा। और वो कुंदारी से जूझता रहा, थकता रहा और कम काम हुआ। हम सब ये गलती करते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं ज़िंदगी जीने में कि ज़िंदगी के लिए तैयारी करना भूल जाते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं पैसे कमाने में कि अपनी हेल्थ भूल जाते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं काम में कि रिश्ते भूल जाते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि अपनी आरी को तेज़ करने का मतलब है अपने आप में लगातार निवेश करना, और ये निवेश 4 क्षेत्रों में होना चाहिए। पहला है शारीरिक निवेश। आपका शरीर एक मंदिर है, एक वाहन है जो आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये आपका साथ कैसे देगा। रोज़ एक्सरसाइज करिए, सही खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए। मैं जानता हूँ आप कहेंगे मेरे पास वक्त कहाँ है, लेकिन सोचिए अगर आप बीमार पड़ गए तो कितना वक्त बर्बाद होगा। रोज़ 30 मिनट अपने शरीर के लिए निकालिए। ये निवेश है, खर्च नहीं। दूसरा है मानसिक निवेश। आपका दिमाग भी एक्सरसाइज मांगता है। पढ़िए, सीखिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए। किताबें पढ़िए जो आपको चैलेंज करें, नई स्किल्स सीखिए, परेशानियों को सुलझाइए। जैसे शरीर को एक्सरसाइज न करने से कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही दिमाग को भी इस्तेमाल न करने से कमज़ोर हो जाता है।
तीसरा है भावनात्मक और सामाजिक निवेश। अपने रिश्तों में निवेश करिए, अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों से मिलिए, परिवार के साथ वक्त गुजारिए। जब आप अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो मुश्किल वक्त में ये आपके काम आता है। और ये डिपॉजिट होते हैं छोटे छोटे, एक मुस्कान, एक तारीफ, एक साथ बिताया गया पल। चौथा है आध्यात्मिक निवेश। ये सबसे गहरा और सबसे ज़रूरी है। आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ धर्म नहीं है, इसका मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने मूल्यों को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना। मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए, प्रकृति में वक्त बिताइए, अपनी डायरी लिखिए। ये सब आपको आंतरिक शांति देते हैं, आपको ग्राउंडेड रखते हैं। स्टीफन कोवी ने अपनी ज़िंदगी में एक दौर बताया जब वो बहुत बिजी थे। ट्रैवल, लेक्चर्स, मीटिंग्स। उन्होंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, परिवार के साथ वक्त बिताना छोड़ दिया। सोचते थे अभी बहुत काम है, बाद में ये सब कर लूँगा। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके रिश्ते बिगड़ने लगे और वो खुद को खोखला महसूस करने लगे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी आरी को तेज नहीं कर रहे थे, वो बस काटे जा रहे थे, लेकिन आरी कुंद होती जा रही थी। उस दिन से उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज़ इन 4 क्षेत्रों में निवेश करेंगे। और आप जानते हैं क्या हुआ? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनकी खुशी बढ़ गई, उनके रिश्ते बेहतर हो गए। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो IT में काम करता था। रोज़ 12 से 14 घंटे काम करता था। सोचता था मैं करियर बना रहा हूँ, ये सब तो ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी। मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। उसकी शादी में दरारें आने लगीं क्योंकि पत्नी को लगता था कि उसे सिर्फ काम से मतलब है। बच्चे उससे दूर होते गए क्योंकि उनके पास उनके लिए वक्त नहीं था। एक दिन उसे दिल का हल्का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा अगर लाइफस्टाइल नहीं बदली तो अगली बार बच नहीं पाओगे। उस दिन उसे झटका लगा। उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया। रोज़ सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करने लगा, शाम को पत्नी और बच्चों के साथ बैठने लगा, वीकेंड पर किताबें पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हेल्थ सुधरी, उसके रिश्ते सुधरे और आश्चर्य की बात, उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में भी बेहतर हो गई क्योंकि अब वो एक खुश, हेल्दी, संतुलित इंसान था। दोस्तों, ये 7वीं आदत बाकी सब आदतों को संभव बनाती है। अगर आप अपनी आरी को तेज़ नहीं करेंगे तो आप प्रोएक्टिव कैसे रह पाएंगे? अगर आप थके हुए और बीमार हैं तो अपने मिशन पर फोकस कैसे करेंगे? अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं तो विन विन कैसे सोचेंगे? स्टीफन कोवी कहते हैं कि ये 7वीं आदत एक अपवर्ड स्पाइरल बनाती है। जितना आप अपने आप में निवेश करते हैं उतना आप बेहतर बनते हैं, और जितना आप बेहतर बनते हैं उतना आप और निवेश कर पाते हैं। ये एक सकारात्मक चक्र है जो आपको ऊपर और ऊपर ले जाता है। समापन, आपकी यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं है, ये करने की, जीने की, अपनाने की बात है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि ये 7 आदतें एक क्रम में हैं, एक दूसरे पर बनी हुई। पहली 3 आदतें यानी प्रोएक्टिव बनो, अंत को ध्यान में रखो और पहले वो करो जो ज़रूरी है, ये आपको खुद पर जीत दिलाती हैं। जब तक आप खुद पर काबू नहीं पाते तब तक दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते कैसे बना पाएंगे? फिर अगली 3 आदतें यानी विन विन सोचो, पहले समझो फिर समझाओ और सिनर्जाइज करो, ये आपको दूसरों के साथ जीत दिलाती हैं। जब आप दूसरों को समझते हैं, जब आप मिलकर काम करते हैं तो आप अकेले से कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और आखिरी आदत यानी अपनी आरी को तेज़ करो, ये सबको बनाए रखती है। ये सुनिश्चित करती है कि आप लगातार बढ़ते रहें, सीखते रहें, बेहतर बनते रहें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। जब आप पहली बार इन आदतों को अपनाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल लगेगा, आप गलतियाँ करेंगे, आप भूल जाएंगे, आप फिर से पुराने